on, you ugly son of a bitch! We're right! एक भूमिगत सुरंग में एक विकृत नरभक्षी रहता है। वह क्रूर और खूनी है, जीवित लोगों का शिकार करने में आनंद लेता है और मानव मांस पकाकर जीवित रहता है। उसे अपने शिकार के सिर पर प्लास्टिक बैग डालना पसंद है। जब लड़की लगभग दम घुटने वाली होती है तो वह प्लास्टिक बैग को ढीला कर देता है और फिर एक तेज चाकू निकालकर लड़की को जिंदा काट देता है। फिर उसे एक स्वादिष्ट मानव मांस के सूप में पकाकर आनंद लेता है। जो मांस बच जाता है उसे फ्रिज में ठंडा करके रखता है। बिना ज्यादा बात किए हम मुख्य कहानी शुरू करते हैं। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के भूमिगत क्षेत्र में 25,000 सुरंगें थी। युद्ध समाप्त होने के बाद 2/3 सुरंगें बेकार हो गईं। छोड़ी गई सुरंगों में विभिन्न खतरनाक और रोमांचक चीजें भरी हुई हैं और कहा जाता है कि वहां द्वितीय विश्व युद्ध के रहस्य भी हैं। इसलिए हर साल लगभग 3,000 लोग सुरंगों में गायब हो जाते हैं, जो इसे साहसिक प्रेमियों के लिए एक पवित्र स्थान बना देता है। इस दिन फ्रांसीसी सुंदरता बेट्टी और उसकी कोरियाई प्रेमिका शाओ हान सुरंग की खोज के लिए निकलते हैं। वे एक गाइड को ढूंढते हैं। गाइड के साथ एक और जोड़ा है, कर्ली और उसकी प्रेमिका जेनी। इस तरह 5 लोगों का समूह अपनी जानलेवा यात्रा शुरू करता है। जर्जर लोहे के दरवाजे को लात मारकर खोलते हैं। वे निषिद्ध क्षेत्र की गहराई में जाते हैं। भूमिगत गहराई में मोबाइल फोन का कोई सिग्नल नहीं होता, जो उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। चारों ओर बिखरे अंडे के छिलके, विकृत लक्ष्य और विभिन्न हथियार उपकरण, हर जगह एक अजीब माहौल से भरा होता है। बेट्टी उत्साहित होकर कैमरा उठाती है और इधर उधर तस्वीरें खींचती है। जब वह तस्वीरें देख रही होती है तो 2 मजबूत आदमी दिखाई देते हैं। वे उनसे तस्वीरें हटाने और तुरंत वहां से जाने की मांग करते हैं। गाइड बातचीत करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मजबूत आदमी उसे जमीन पर गिरा देते हैं। जब दोनों पक्षों के बीच गतिरोध होता है तो एक खतरनाक कुत्ता बंधन से मुक्त हो जाता है। शाओ हान स्थिति को भांपकर एक डंडे से कुत्ते को मार गिराती है। यह देखकर कि यह समूह खतरनाक है, मजबूत आदमी और कोई हस्तक्षेप नहीं करते। वे उन्हें बताते हैं कि यह जगह खतरनाक है और चले जाते हैं। सभी लोग गाइड से पूछते हैं कि वे मजबूत आदमी कौन थे। गाइड कहता है कि वे शायद पुलिस से बचने वाले अपराधी हैं या कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के उत्साही। इस घटना के बाद समूह और भी रोमांचित महसूस करता है और सुरंग की गहराई में आगे बढ़ता है। एक जलाशय को पार करते हुए वे एक कमरे में आराम करने के लिए पहुंचते हैं। वे कॉफी पीते हुए बातचीत करते हैं। गाइड बताता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा के कारण जर्मनी के भूमिगत क्षेत्र में सुरंगों का निर्माण किया गया था, ताकि मानव और पशु जीन का उपयोग करके उच्च प्रजातियों का निर्माण किया जा सके। इस प्रकार आधे मानव और आधे भूत जैसे राक्षस बनाए गए। युद्ध समाप्त होने के बाद सुरंगें बेकार हो गईं, लेकिन आधे मानव और आधे भूत जैसे राक्षस शायद अभी भी मौजूद हैं। इस तरह की वैज्ञानिक आधारहीन कहानियों पर समूह विश्वास नहीं करता, लेकिन वे गाइड से और भी रोमांचक अनुभव की मांग करते हैं। वे एक गहरी वेंटिलेशन शाफ्ट पर एक स्टील प्लेट रखकर एक अस्थायी पुल बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सामने एक सुरंग है जो द्वितीय विश्व युद्ध की भित्ति चित्रों से भरी हुई है। बेट्टी उत्साहित होकर कैमरा निकालती है और तस्वीरें खींचती है। जाने से पहले वे एक समूह फोटो लेते हैं। इस रोमांचक यात्रा को यादगार बनाते हैं। वापसी के समय गाइड लकड़ी के पुल पर चलता है और बेट्टी उसे एक फोटो खींचने के लिए तैयार होती है जो सोशल मीडिया पर छा जाए, लेकिन गाइड कैमरे की फ्लैश लाइट से चौंक जाता है और गहरी शाफ्ट में गिर जाता है। साथी लोग रस्सी डालते हैं और कर्ली नीचे जाकर देखता है। गाइड की जांघ की हड्डी टूट गई है और वह बेहोश है, क्योंकि कर्ली की प्रेमिका जेनी एक नर्स है। वे दोनों गाइड की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। बेट्टी और उसकी प्रेमिका शाओ हान मदद के लिए बाहर जाते हैं। जेनी गाइड की प्राथमिक चिकित्सा करती है और फिर मदद का इंतजार करती है। अचानक ऊपर से रोशनी दिखाई देती है और दोनों खतरे की आशंका से एक अलमारी में छिप जाते हैं। एक छायाचित्र धीरे धीरे नीचे आता है जो एक दाढ़ी वाला बड़े दांतों वाला आदमी है। बातचीत के बाद दोनों को पता चलता है कि वह आदमी सिर्फ एक साधारण बेघर व्यक्ति है और कहता है कि उसके पास दवाइयां हैं और अस्पताल से संपर्क करने के लिए फोन भी है। गाइड की स्थिति गंभीर होती देख वे उसे उस आदमी के घर ले जाते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि एक पुरानी भूमिगत सुरंग में कोई रहता है। एक आदमी के घर में पानी, बिजली और सभी आवश्यक वस्तुएं थी। उसने 2 लोगों के लिए स्वादिष्ट मांस का सूप बनाया। आराम के बाद दोनों भूखे थे, इसलिए उन्होंने सूप पीना शुरू कर दिया। आदमी घर के अंदर गया और एक व्यक्ति उसके पीछे गया, यह सोचकर कि वह मदद मांगेगा, लेकिन आदमी ने अचानक मुड़कर उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। ज्वान माओ जोंग यू चंग थो शूफू। कमरे से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद पास से जेन्नी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए ज्वान माओ ने देखा कि एक दयालु दिखने वाले अंकल ने जेन्नी को बांध रखा है और उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। पहले उन्होंने जेन्नी के सिर पर प्लास्टिक की थैली डाल दी। जितना जेन्नी संघर्ष करती, अंकल उतने ही उत्साहित होते। ज्वान माओ दरवाजे के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था, लेकिन डर के मारे वह बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब जेन्नी लगभग दम घुटने से मरने वाली थी, तब अंकल ने प्लास्टिक की थैली हटा दी। जेन्नी के सांस लेने के बाद उन्होंने वही प्रक्रिया दोहराई। अंत में उन्होंने जेन्नी के बालों को जलाने के लिए एक फ्लेम थ्रोवर निकाला। जब आग जेन्नी के चेहरे के करीब पहुंच रही थी, तब दरवाजे के बाहर खड़े ज्वान माओ ने एक अलमारी को गिरा दिया। जब अंकल बाहर देखने गए तो ज्वान माओ कमरे में घुस गया और दरवाजे को कांटे से बंद कर दिया। ज्वान माओ जल्दी से जेन्नी के पास पहुंचा। उसे खोलने से पहले ही दरवाजा अचानक लात मारकर खोला गया। ज्वान माओ जल्दी से छिप गया। अंकल गुस्से में जेन्नी के पास आए और ज्वान माओ के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने लगे। जब जेन्नी ने कुछ नहीं कहा तो अंकल ने एक तेज चाकू से जेन्नी के कान काटने शुरू कर दिए। अपनी प्रेमिका की दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर ज्वान माओ बहुत चिंतित हो गया। अचानक उसने दराज में एक बंदूक देखी। ज्वान माओ ने बंदूक उठाई और अंकल की ओर दाग दी। अंकल तुरंत ज्वान माओ की ओर झपटे। संघर्ष के दौरान ज्वान माओ ने अंकल को गोली मार दी। जब उसने फिर से गोली चलाने की कोशिश की तो बंदूक जाम हो गई, इसलिए उसने एक लोहे की छड़ी से अंकल पर हमला किया। जेन्नी ने शिवांग की ज्वान माओ अंकल को छोड़ दे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका प्रेमी किसी की हत्या करे, खासकर जब वह बूढ़ा आदमी अब लड़ने में सक्षम नहीं। इसके बाद ज्वान माओ जेन्नी के साथ भागे, लेकिन अंकल फिर से जीवित होकर उनका पीछा करने लगे। उन्होंने दोनों पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों से बचते हुए दोनों गलती से सीढ़ियों से गिर गए। जब अंकल करीब आ रहे थे तो दोनों भागते रहे। जेन्नी गलती से एक गुफा में गिर गई। अंकल ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन ज्वान माओ भी जेन्नी को बचा नहीं सका, इसलिए वह अंकल के घर वापस गया और कुछ उपयोगी चीजें खोजने लगा। एक रस्सी और फोन मिलने के बाद ज्वान माओ ने सामने के कमरे में कुछ हलचल सुनी। जिज्ञासा से वह अंदर गया और देखा कि कमरा कसाई
के औजारों से भरा हुआ था। ये बहुत अजीब लग रहा था। तभी उसने अपने साथी शाओहान की बालियां देखी। ऊपर देखा तो शाओहान का सिर फ्रिज में था। जुआन माओ डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। ऊपर लटकी हुई बेईदी की कटी हुई लाश थी। पास में एक बाल्टी में मांस के टुकड़े थे। जब उसने सोचा कि उसने जो मांस का सूप पिया था वह उसके साथी का था तो उसे इतनी घिन आई कि वह वहीं उल्टी कर दी। डर के मारे उसने जल्दी से एक जगह खोजी जहाँ सिग्नल था और पुलिस को फोन किया। जैसे ही उसने फोन किया अचानक पीछे से अंकल ने फोन छीन लिया। अंकल ने फोन काट दिया और फिर जुआन माओ को एक थप्पड़ मारा। सामने खड़े ताजे मांस को देखकर अंकल ने एक चाकू निकाला और जुआन माओ के पेट की खाल उतार दी। फिर उस पर नमक छिड़ककर उसे कच्चा खाने लगे। जेन्नी ने देखा कि जुआन माओ वापस नहीं आया, इसलिए वह अकेले भागने लगी। गुफा के नीचे से निकलकर वह एक मेट्रो सुरंग में पहुंच गई। सुरंग के माध्यम से भागते हुए वह प्लेटफॉर्म पर पहुंची। मेट्रो स्टेशन पर काम करने वाले एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा। जेन्नी की कहानी सुनकर बूढ़े आदमी ने उसे एक कोट पहनाया और पुलिस को बुलाने की तैयारी की। तभी अंकल ने बूढ़े आदमी को चाकू मार दिया। जेन्नी भागती रही। सौभाग्य से एक मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आ गई। जेन्नी मेट्रो में बैठ गई, यह सोचकर कि वह आखिरकार बच गई। तभी एक परिचित चेहरा सामने आया। अंकल ने बूढ़े आदमी के पहचान पत्र लेकर कहा कि वह सबकी टिकट चेक करेंगे। जिनके पास टिकट नहीं है उन्हें उतरना होगा। जेन्नी ने चिल्लाया कि वह एक हत्यारा है, लेकिन किसी ने भी इस मानसिक रूप से अस्थिर दिखने वाली लड़की पर विश्वास नहीं किया। इस तरह अंकल ने जेन्नी को मेट्रो से खींच लिया। वह शुफू से छूटकर ट्रैक के दूसरी तरफ भाग गई। एक मेट्रो तेजी से गुजरी। दूसरी तरफ फिर से अंकल की विकृत मुस्कान दिखाई दी। अंकल ने फिर से जेन्नी को पकड़ लिया और उसे मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करने की कोशिश की। जेन्नी अब केवल अपने गले में पहने हुए क्रॉस से भगवान से प्रार्थना कर सकती थी कि वह इस नरक से बच सके। प्रार्थना ने काम किया। अंकल की बंदूक जाम हो गई। जब उन्होंने मैगजीन बदली और फिर से गोली चलाई तो बंदूक फिर से जाम हो गई। अंकल ने गुस्से में जेन्नी की गर्दन मरोड़ दी और उसे घसीट कर ले गए। फिल्म के अंत में अंकल आईने के सामने खड़े होकर ब्रश कर रहे थे और फिर से अपनी विकृत मुस्कान दिखा रहे थे। लगता है उन्होंने अभी अभी आनंद लिया है।